मेरे प्रिय छात्र, ये केमिस्ट्री के लेसन 2 का प्रश्न और उत्तर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इसको VVI बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बोल सकते हैं। यदि आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो शायद ही कोई प्रश्न एग्जाम में छूट जाए। ऐसे भी कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आप लोग बस प्रश्न को याद कीजिए, टारगेट प्रश्न है और इतना प्रश्न याद करने के बाद आपको कोई प्रश्न याद करना नहीं पड़ेगा और इतना ही में से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न है क्या, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? तो दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो ये हानिकारक लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हानि से बचने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्या, प्रश्न संख्या 2 है, अम्ल का विलयन, यहाँ पर जलीय विलयन होता, अम्ल का विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? यानी अम्ल का जलीय विलयन क्या यहाँ पर होता? जलीय विलयन। यानी यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग कि जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन H+ और अन्य आयन होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त हो जाते हैं। ये आयन विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सक्षम होते हैं। यानी अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन+ आयन मुक्त होता है। ठीक है, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने में सक्षम हो जाता है। 3 है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन+ आयन नहीं होता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। इसके अलावा शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस की प्रकृति अम्लीय नहीं होती है। अम्लीय या ऐसे बोल देंगे या क्षारीय नहीं होती है, इसलिए उसका रंग नहीं बदलता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है ना, उसमें अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती है, इसलिए उसका रंग नहीं बदलता है। अब अगला प्रश्न है क्या, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो बुझा हुआ चूना, लेकिन हमको लिखना है लघुत्तरीय प्रश्न में। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, अतः वह पदार्थ शुष्क बुझा हुआ चूना है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। वही बात हुआ, दोहरा कर लिख दिए। आप लोग इसमें इसका वो लिख दीजिएगा, समीकरण जरूर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, हम समीकरण नहीं लिख पाए हैं, आप समीकरण जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 है क्या, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी धोबन सोडा, ये धोबन सोडा कहते हैं, जो बोलते हैं क्या, धोबन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, यानी जब इसको जल में मिला दिया जाता है खारा जल में, तो यह क्या होता है, मृदु हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे। यहाँ पर बल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जल होगा। थोड़ा सा मिस हो गया है।
जल के साथ अभिक्रिया लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी की अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार है CaSO4 इंटू 1/2H2O अब प्लस जब इसको जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी CaSO4 इंटू 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया ये। ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्या, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। तो आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है जबकि वर्षा जल होता है, क्योंकि आश्रित जल में आयन नहीं होते हैं। बस सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो आश्रित जल होता है इसमें आयन नहीं होता है, जबकि वर्षा जल में घुले हुए लवणों की वजह से आयन होते हैं। ठीक है, इसलिए आश्रित जल में आयन नहीं होता है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि वर्षा जल में आयन होता है और विद्युत का चालन करता है। ठीक है। धोने का सोडा, अगला प्रश्न है क्या, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताएं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताएं। तो धोने के सोडा का उपयोग है घरों के सफाई के लिए और जल की कठोरता को दूर करने के लिए। घरों में साफ सफाई के लिए और जल की कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। अब है बेकिंग सोडा का उपयोग। तो बेकिंग सोडा बेकरी में बेकिंग पाउडर बनाने में और प्रति अम्लों के घटक के रूप में, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है, बेकरी में बेकिंग पाउडर बनाने में और प्रति अम्लों के घटक में। ये हो गया धोने का सोडा और बेकिंग सोडा में के प्रमुख उपयोग। अब अगला प्रश्न है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। देखिए ये भी आसान है। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लवण और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देता है। ठीक है, जैसे NaOH ये क्या हो गया, क्षार, और HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया। दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है NaCl, और ये क्या बनाता है, H2O जल बनाता है। ये हो गया क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सबसे आसान है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में, अब जब जल ही नहीं रहेगा उसमें तो आयन बनेगा ही नहीं। जब जल नहीं रहेगा तो आयन बनेगा नहीं, यानी जब किसी अम्ल के आयनीकरण में सहायक होता है, जल किसी अम्ल के आयनीकरण में सहायक होता है, यानी H+ के लिए, जिससे हाइड्रोनियम H3O+ आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में H3O अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है और इस प्रश्न को आप टारगेट के रूप में रख सकते हैं, और टारगेट के रूप में रखने के बाद आपको बहुत ही आसान लग जाएगा, क्योंकि किसी भी बुक का, जैसे कि बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, इस बुक का प्रश्न आप टारगेट लेके चलते हैं कि इतना ही में से हमको पूछेगा, तो आपका विषय बहुत ही आसान बन जाता है। और जब आप उल्टा कर देखते हैं बुक को कि अब कौन पढ़े कौन नहीं पढ़े, इसमें से कौन सा याद करे कौन सा याद नहीं करे, उस समय दिमाग हौच पौच हो जाता है। इसलिए आप जो हम प्रश्न दे रहे हैं, हो सकता है तो एक बार और प्रश्न देंगे। ठीक है, और इससे अलग कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसलिए आप इसको ईमानदारी पूर्वक बहुत ही मेहनत से पढ़िएगा। ठीक है।